वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट। आई एम सौरभ विथ यू। आप सभी का चैनल 360 प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से पहला है कास्ट सेंसस, द सेकंड इज सरोगेसी इन इंडिया। दीज आर टू मेन टॉपिक्स, सो वी विल डिस्कस देम, एनालाइज देम थॉरली। इसके बाद प्रीलिम्स के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर and a very important topic related to air pollution, that is particulate matter 2.5। तो ये चार टॉपिक्स है। तो पहला हमारा टॉपिक है कास्ट सेंसस का। एज यू नो, in India this is the election season and we are discussing caste, proportional representation, etc. in a very thorough manner. There is a opposition party in India which is calling about in their manifesto that they will conduct an X-ray of Indian society and will go for a caste census, जिसके बेसिस पे जो भी redistributed policies होंगी दे विल फ्रेम इट। तो व्हाट इज कास्ट सेंसस के बारे में हम बात करेंगे, इसकी क्या हिस्ट्री है। बट उससे पहले व्हाट इज कास्ट। सो इंडियन सोसाइटी बेसिकली across the world is known as a caste based society. This has many rationale why this is so, because in India we have been ruled by Britishers for 200 years। तो जो इंट्रैक्शन होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बेसिकली उनके ब्यूरोक्रेट्स का, उनके इंटेलेक्चुअल्स का, उनके रिसर्चर्स का, एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। तो उनके सामने जो एक सिस्टम बहुत ही डिस्टिंक्टिवली निकल के सामने आ रहा है वो है कास्ट का। सो व्हाट इज कास्ट? कास्ट इज बेसिकली ए सिस्टम which assign you duties, functions, even your aspirations depending on which strata you are born in. So as per scholars, this has a basis इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है श्रुति स्क्रिप्चर्स, तो बेसिकली लाइक गीता, लाइक वेदास, लाइक उपनिषद्स। तो श्रुति मीन्स हर्ड। और दूसरा होता है स्मृति, जिसमें आपके पुराणास आते हैं और बाकी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इसमें काउंट होते हैं। सो देयर इज ए वर्स इन वन ऑफ द उपनिषद्स बेसिकली जिसमें ये बात कही जा रही है कि ब्राह्मण्स आर बोर्न फ्रॉम ब्रह्मा's mukh, that is mouth. Then Kshatriyas are born from his hands. Then there are Shudras, basically the legs, and then the feet, basically from where Shudras are born. We are not talking about Ashudras, basically outside the caste system. ऐसा group भी होता है which is simply outcast. They are outside the caste system, जिन्हें आज की contemporary language में हम दलित्स कहते हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं। They themselves call themselves Dalit. Then there is a constitutional provision which talks about scheduled caste, scheduled tribe. There is a Gandhian perspective which calls them Harijan. So caste एक birth based hierarchical system है। Dr. Ambedkar has a beautiful way of explanation. He simply says caste is like a watch tower without staircases. So watch tower में अगर 4 floors हैं तो whichever floor you are born in you will die in that floor only। क्यों? क्योंकि कोई भी staircase नहीं है। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी मोबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ यू आर बोर्न ए शूद्र यू विल डाई ए शूद्र, इफ यू आर बोर्न ए ब्राह्मण यू विल डाई ए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अपने कर्मों से, अपने एक्शन से डाउनग्रेड नहीं होगा और शूद्र अपने एक्शन से, अपने कर्मों से अपग्रेड नहीं होगा ऊपर वाले वर्णास में। दिस इज ए वेरी कंजर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट। तो इंडियन सोसाइटी इज हायरार्किकल सोसाइटी which is woven around these pearls of caste। इसीलिए कास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हमारे लिए हो जाता है। हमारी पॉलिटिक्स में भी देयर इज ए पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अफर्मेटिव एक्शन ऑल्सो देयर इज ए कास्ट। सो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई जस्ट टोल्ड यू ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र, दीज आर वर्णास, दीज आर नॉट कास्ट। सो विद इन वर्णा like a Brahmin, there are multiple caste groups, multiple caste groups है ब्राह्मण वर्णा के अंदर। the same way there is a क्षत्रिय वर्णा, तो क्षत्रिय वर्णा के अंदर भी different caste groups होते हैं। ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसमें आपको नहीं पढ़ना है। कास्ट इज ए एम्पिरिकल रियलिटी, वर्णा इज एन आइडिया। सो वर्णा इज theoretical, caste is simply empirical in nature। So this is a basic difference which people simply forgot, but you don't have to do that। इस बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। So आज हम बात करेंगे why caste matters first of all, because it influences decision making। Every policies and decision in a democratic society must reflect social diversity, because ultimately the people of India are the sovereign। अगर उनके लिए कोई identity matter करती है तो obviously it is a very important thing to take notice by the government।
people belonging to one homogeneous group uphold the interest of that particular group. ये आइडिया भी कास्ट से एसोसिएटेड है, हालांकि ये बहुत ही कम्युनल आइडिया है, लेकिन स्टिल देर आर पीपल, देर आर groups who find this very attractive. This it determines livelihood outcome. So person's future, present, एक तरीके से it depends on किस कास्ट में आपका जन्म हुआ है. For example, if you're born in a land owning caste family, so obviously you are born with a lot of wealth in agriculture India. The chances of better livelihood opportunity for higher caste people are very high. Political representation also matters a lot. So political representation अगर कास्ट डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली उसको लेके सिचुएशन खड़ी होगी. दलित मूवमेंट इन इंडिया इज ए वेरी गुड एग्जांपल. ओबीसी मूवमेंट जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट है, जिसको मंडल मूवमेंट भी कहते हैं. 1990s में स्टार्ट होता है. जितनी भी यूपी बिहार की और बाकी स्टेट्स में आप देखते हो ओबीसी जो पार्टीज हैं, दे आर दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. They serve a very important function as well. They provide political representation to the communities जो कि otherwise politically represented नहीं थी. Educational attainment is also very important, since education obviously is the key to the success, key to the future, and the inability to backward groups to obtain this education is likely to play a role in chances of future success for the individual. So to summarize, your present and your future ultimately depends on which caste group you are born in. Livelihood outcomes, life chances, everything depends around that particular thing. And basically birth, and birth is an accident. You don't have any role to play in birth. You are simply born into a particular family or caste group or a religion or a nationality. Yes, if you are someone who believes in theory of karma तो फिर बात अलग हो जाती है. फिर अगर आप बिलीव करते हैं तो ऑब्वियसली जो बेसिकली रीबर्थ होती है, that depends on your past karmas. That's a separate story. Now, कास्ट सेंसस की जो बातें की जा रही हैं, तो बेसिकली डेटा अबाउट द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, कास्ट सेंसस विल प्रोवाइड दैट डेटा. इसलिए ये बात की जाती है कि भाई जितना रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटीज का वो उनकी पॉपुलेशन से मैच नहीं करता. और ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल मोबिलिटी, सब कुछ आपका डेटा ड्रिवन पॉलिसीज होती हैं. तो इफ देयर इज अ डेटा अवेलेबल तो यू कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन और मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंगली vis-a-vis हेल्थ, vis-a-vis एजुकेशन. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मार्जिनलाइज ग्रुप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे जब कलेक्शन होगा कास्ट सेंसस में डेटा का, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. इसके अलावा सब कैटेगराइजेशन ऑफ जो कोटा होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विद इन, आई हैव टोल्ड यू, विद इन द वर्नास, फॉर एग्जांपल शूद्र वर्ना, देयर विल बी मेनी कैटेगरीज. सो सब कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज एन एक्यूजेशन. जो ओबीसी रिजर्वेशन होता है उसमें आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लैंड ओनिंग जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो ही सारा फायदा ले जाते हैं. ओबीसी हालांकि कोई कास्ट नहीं है, दिस इज अदर बैकवर्ड क्लासेस. अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर बहुत सारी कास्ट ग्रुप्स हैं. तो ये बात कही जाती है कि कुछ डोमिनेंट जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो सारा जो बेनिफिट है वो ले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट शेड्यूल ट्राइब कोटा. शेड्यूल ट्राइब कोटा में भी राजस्थान और हरियाणा जो बेल्ट है, अगर आप देखें, एक बहुत ही डोमिनेंट कम्युनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा एक्यूजेशन है कि मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब कोटा वो ले जाते हैं. तो सब कैटेगराइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो कास्ट सेंसस जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 से शुरू हुआ टू 2011, अगर आप देखें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो सेंसस का डेटा है वो हर सेंसस, जो मेन सेंसस होता है, उसमें अवेलेबल होता है. तो नाउ यू कैन आस्क कि भाई कास्ट सेंसस की जरूरत क्या है अगर एससी एंड एसटी का सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है. ये बात तो है, लेकिन ओबीसी का डेटा नॉर्मल सेंसस में नहीं आता. ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि आपको सेंसस डेटा में ओबीसी का जो डेटा है, इनकम, वेल्थ, उनका एजुकेशन स्टेटस, इसका कोई भी डेटा सरकार अवेलेबल कराए. हालांकि इंडिपेंडेंस के पहले 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था, इसमें सारी कम्युनिटीज के बारे में डेटा था, नॉट ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. 1941 में डेटा कलेक्ट किया गया, पब्लिश नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी. 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था वो पहला कास्ट बेस्ड सेंसस था. ये कास्ट ग्रुप्स की अगर आप देखें हिस्ट्री, दैट्स व्हाई जो सेंसस की बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन सेंसस में और जो 2011 में हम सेंसस सरकार ने कराया सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस? तो बेसिकली जो सेंसस होता है उसमें इंडियन पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट है पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है. इट्स अ पोर्ट्रेट. और ऐसी सीसी जो था दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी ऑफ स्टेट सपोर्ट. सरकार एक बहुत बड़ा
चंक अपने रेवेन्यू का अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स में लगाती है, नॉट ओनली रिजर्वेशन बट ऑल्सो vis a न्यूट्रिशन, दैट इज फूड सिक्योरिटी, vis a मनी ट्रांसफर, वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज, उनको आइडेंटिफाई करने की, ताकि लीकेज ना हो और जो जरूरतमंद के लिए जो पैसा सरकार देती है वो उन तक पहुंचे। पॉपुलेशन सेंसस जो है, सेंसस एक्ट 1948 के तहत कलेक्ट किया जाता है और जिसमें सारा जो डेटा होता है दैट इज कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि एससीसी में दी गई थी, दैट इज ओपन फॉर यूज फॉर गवर्नमेंट्स टू ग्रांट एंड रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू हाउस होल्ड्स, क्योंकि इसमें कोई प्रोविजन नहीं था। ये जो सेंसस एक्ट है ये पार्लियामेंट का लॉ है, तो इसमें ये बात कही जाती है कि जो पॉपुलेशन डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होगा। इसमें एससीसी में ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। नाउ क्या हुआ एससीसी में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2011 बेसिकली ये जो सेंसस किया 29 जून 2011 थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर इनोमरेशन किया उन्होंने अक्रॉस द कंट्री। कंपोनेंट्स क्या थे, 3 कंपोनेंट्स थे, बट बेसिकली अंडर द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये लीड एजेंसी थी। सेंसस रूरल एरिया में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था, अर्बन एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के पास ये डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था। जो कास्ट सेंसस था, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास था। तो 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट एजेंसीज आपको देखने को मिली, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एरिया बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, एंड तीसरा था जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। हालांकि एससीसी का जो डेटा है वो पब्लिश नहीं किया गया, कलेक्ट तो किया गया, पब्लिश सरकार ने इसको नहीं किया। ऐसा कहा कि इसमें डिस्पेरेंसीज हैं, डेटा जो है एक्यूरेट नहीं है, और भी इस तरह के रीजंस दिए गए, और सरकार ने ये डेटा मांगा तो और लिया भी लोगों से, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। नाउ इसकी अगर हम बात करें 2011 में इसके ऊपर काफी डिबेट हुई, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला उठाया गया बेसिकली, और फाइनली 2016 में जब ये दूसरी एनडीए की गवर्नमेंट आई तो 16 में इसको फाइनलाइज करके पब्लिश कर दिया गया। क्या फाइंडिंग्स थी इसमें, 24.39 करोड़ टोटल हाउस होल्ड, रूरल प्लस अर्बन थे इसमें। रूरल हाउस होल्ड 1717.91 करोड़ थे। 2.37 करोड़ हाउस होल्ड विद ओनली वन रूम, कच्चा वॉल्स एंड कच्चा रूफ। 3.86 crore SC/ST households, 65.15 lakh no adult member in household between 18 and 15 years of age, 18 and 59 years of age, 5.37 crore landless households थे, और जिनका जो मेनली जो इनकम आ रहा है वो मैनुअल लेबर से आ रहा है। हाउस होल्ड इनकम की अगर हम बात करें तो 9.16 मैनुअल कैजुअल लेबर और 5.39 कल्टीवेशन। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि इंडिया में कितने हाउस होल्ड जो हैं बेसिकली वो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है, दैट इज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, कोर एग्रीकल्चर में दे ओन द लैंड एंड दे वर्क ऑन दैट, और दूसरे मैनुअल कैजुअल लेबर है। तो एग्रीकल्चर लेबर जो है बहुत बड़ा पूल है जिसको जनरली आप देखते हो पॉलिसीज में इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रधानमंत्री योजना चलाई गई फॉर फार्मर्स जिसमें हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें भी आप देखो ये जो मैनुअल लेबर है कैजुअल लेबर है मोस्टली दे आर इग्नोर्ड। इफ यू ओन लैंड यू विल गेट द मनी। क्या आर्गुमेंट है कास्ट सेंसस के लिए, क्या हमें सरकार को कराना चाहिए कास्ट सेंसस, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। again data driven policy is absolutely critical. If you don't have data, government don't have the data, if you are making some policies, basically it is like shooting arrows in the dark. So you will aim for the dark, you will shoot the arrow in the dark, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां आपका टारगेट है वहां पे जाके लगे। तो बेटर पिक्चर्स मिलना हमेशा अच्छी होती है। द गवर्नमेंट इफ दे हैव द इंफॉर्मेशन, इफ दे हैव द डेटा, सो दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली। रिजर्वेशन इज ऑल्सो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम इंडिया की, जो कि काफी बड़ी पॉलिसी है, उसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है लोगों को, कम्युनिटीज को। आइडेंटिफाइंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बताएगा सेंसस के भाई कौन से मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, कितना कास्ट का इन्फ्लुएंस है उनकी डे टू डे लाइफ में, और टारगेटेड इंटरवेंशन आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग आपकी इन्फॉर्म हो जाती है, डेटा जस्टिफाई कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन एंड वेलफेयर प्रोग्राम, और जो आपके एंटी पॉवर्टी इनिशिएटिव्स हैं, जो एंटी माल न्यूट्रिशन इनिशिएटिव हैं, एजुकेशन के इनिशिएटिव हैं, हेल्थ के इनिशिएटिव हैं, ये सारे बेसिकली आप इनका जब डेटा आपके पास होगा तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा लोगों का और बेटर टारगेटिंग की जा सकेगी। बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी दिए जाते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है अगर आप डेटा क्रिएट करोगे तो फर्दर डिवीजन सोसाइटी में हो जाएंगे। ऑलरेडी सोसाइटी इज वेरी बाइफरकेटेड टाइफरकेटेड इन इंडिया, इट इज वेरी हायरार्किकल, और अगर आप देखें तो जितना एनिमोसिटी है कास्ट रिलेटेड दैट विल सिंपली ग्रो मैनी फोल्ड। पॉलिटिकली इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी दे सीक वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट,
इसको फर्दर एक्सप्लॉइट करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। फर्दर डिविजन होंगे और भी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी और बेसिकली फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। एक्सपेंसिव भी है, डेटा कलेक्शन हमेशा एक्सपेंसिव होता है और आपको डाइवर्ट करने पड़ेंगे रिसोर्सेज फ्रॉम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। और 50% ब्रीच भी हो सकता है रिजर्वेशन। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था इंदिरा साहनी केस का 1992 का, उसमें बात कही गई थी कि 50% से ऊपर ब्रीच नहीं होना चाहिए। नाउ यू मे आस्क कि सर ये जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है दैट इज 10%, ऑलरेडी 60% है। सो सुप्रीम कोर्ट ने सर जजमेंट दिया है उसमें कहा है कि जो 50% हमारी लिमिट थी ईडब्ल्यूएस कोटा उसको वायलेट नहीं करता, बिकॉज दैट वाज फॉर कास्ट बेस्ड ग्रुप्स। ईडब्ल्यूएस मोस्टली आप देखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, दैट इज द रैशनल दैट दे हैव गिवन। तो 50% जो ब्रीच है वो भी हो जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि रिजर्वेशन इज वेरी नेसेसरी इन इंडिया अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, लेकिन जो दो आइडिया हैं दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो compete कर सकें फेयरली, एंड देन दे कैन बिकम अनइक्वल। सो competitive इनइक्वालिटी को इसलिए टॉलरेट किया जाता है मॉडर्न सोसाइटी में। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम होता है। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है इसको 50% से ऊपर ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को उससे नुकसान होगा और किसी भी जस्ट सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो 50-50 शुड बी देयर, इट शुड नॉट ब्रीच, ईदर ऑफ इट शुड नॉट ब्रीच, ऐसा अंडरस्टैंडिंग थी। बट इन एनी केस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए, ये उनका आर्गुमेंट था। तो रिजर्वेशन ब्रीच इज a serious issue. Again, it will lead to more and more societal fragmentation in the society, which is not good at all. तो ये है इशू कास्ट बेस्ड सेंसस की। ये बात कही जा रही है अगेन एंड अगेन बाय द पार्टीज इन देयर मैनिफेस्टो दैट दे विल कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसस। अभी बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया था, उसके बाद दे हैव इंक्रीज द रिजर्वेशन अगेन, दैट हैज बीन टू कोर्ट, और कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी अगर आप देखें कि कास्ट बेस्ड सेंसस का जो सारा डेटा सामने रखा जा रहा है, इसके ऊपर जो बेसिकली पॉलिटिक्स की जा रही है और वोट्स मांगे जा रहे हैं, सो इट इज़ अ वेरी सीरियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएस पेपर 1 सोसाइटी में आपको इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी वाला पेपर है मोस्टली, उसमें सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एसईसीसी अगर हम देखें साल भर ये कास्ट सेंसस न्यूज में था, जो एसईसीसी है उसका प्रीलिम्स में इस साल भी अगर आप देखें यूपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है जून में, उसमें भी एक सवाल बन सकता है। इसकी जो बेसिक डिटेल्स है, जो कंपोनेंट्स है, दैट्स व्हाई दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट इज ए रियलिटी, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इट इज प्रेजेंट अक्रॉस रिलीजन, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। अगर थ्योरेटिकली प्रेजेंट नहीं भी है तो अगर आप देखेंगे तो इम्पिरिकली प्रैक्टिकली ये प्रेजेंट है, दैट इज देयर, प्रीटी मच देयर। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और कास्ट और रिलीजन अगर आप देखें इस समय इंडिया में दो डोमिनेंट वेरिएबल्स हैं जिनके अराउंड पॉलिटिक्स की जा रही है। सो दैट्स व्हाई दे बिकम एब्सोल्युटली क्रिटिकल। नाउ द सेकंड टॉपिक दैट आई हैव टुडे फॉर यू, सरोगेसी इन इंडिया। सरोगेसी न्यूज में है क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सरोगेसी एक्ट की और एआरटी एक्ट की, उसमें बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात कही है कि दे आर बेसिकली आर फ्रेमिंग द इश्यूज अराउंड दिस एक्ट एंड दे विल स्टार्ट हियरिंग इन जुलाई 2024। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल फ्रीडम इन इंडिया, व्हेन इट कम्स टू राइट टू सिंपली लिव ए डिग्निफाइड लाइफ। तो सरोगेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न सोसाइटी का, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सरोगेसी होती क्या है? इट्स अ प्रैक्टिस वेयर ए वुमन एग्रीज टू कैरी एंड गिव बर्थ to a child on behalf of another person or couple who are unable to conceive or carry a pregnancy to term themselves. अगर naturally they cannot conceive on any situation has arisen जिसकी वजह से they cannot conceive a child, and child is very important in Indian society, in Indian culture obviously, because the core, the crux of marriage is also a child. Now you may disagree with the definition, but अगर आप देखें millions and millions of people, Indian people, they believe in this, not just in India, across the world as well. तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। द वुमन हु कैरीज द प्रेगनेंसी इज नोन एज सरोगेट। शी मे यूज हर ओन एग्स और एग्स ऑफ द इंटेंडेड मदर और द डोनर, फर्टिलाइज बाय स्पर्म फ्रॉम द इंटेंडेड फादर और द डोनर। तो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है जो कि इसमें दी गई है।
Surrogacy often used by couples who struggle with infertility. This is a very serious issue with the modern society because of presence of microplastics, all sort of cancer causing substances, smoking, basically the way they live. So जो environmental pollution है, that is also very important. जो food habits हैं, that is also very important. So variety of reasons are there why infertility is there. And as per many government organizations across the world, अगर आप देखें तो जो sperm count है across males across the world, that is declining compared to the last 30 years. तो मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वजह से दे कैन नॉट कंसीव ए कैरी प्रेगनेंसी, तो उस सिचुएशन में दे टेक हेल्प. Now, in some cases, surrogacy may also be used by same-sex couples. This is pretty much there in Europe and America, or single parents who wish to have a child. So there are many types of family, not just heterosexual family. There are homosexual families, there are single-parent family, etc. Type होते हैं family के. In India, commercial surrogacy इंडिया में अब अलाउ नहीं है. जब नया कानून आया सरोगेसी एक्ट, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, उसके पहले अलाउड था लेकिन अब अलाउड नहीं. Surrogacy can only be carried out for altruistic purposes with strict restriction and no monetary consideration allowed. Before this act came into being, Surrogacy Act, जो नया वाला कानून आया, उसके पहले इंडिया was known as commercial surrogacy hub for the world. Across the world, people used to come to India to have commercial surrogacy. This was pretty much there. अगर आप न्यूज आइटम्स को देखें पिछले 10 सालों की तो आपको दिखाई दे जाएगा. नो, कितने टाइप की सरोगेसी होती है? बेस्ड ऑन जेनेटिक रिलेशन, ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है. सरोगेट जो मदर होगी यूजेस हर ओन एग्स, इज देयरफॉर बायोलॉजिकल मदर ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड इज जेनेटिकली रिलेटेड टू सरोगेट मदर और इधर द इंटेंडिंग फादर और द स्पर्म डोनर. जेस्टेशनल सरोगेसी भी होती है. इसमें बेसिकली एम्ब्रायो क्रिएट किया जाता है आईवीएफ टेक्नोलॉजीज के माध्यम से. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, यूजिंग द एग्स एंड स्पर्म द इंटेंडिंग पेरेंट्स और द डोनर्स, एंड एम्ब्रायोस इम्प्लांटेड इन द यूट्रस of the surrogate mother. The child is genetically related to intending parents and donors and not the surrogate mother. This was very common in India. Based on the payments to the surrogate is also there is a type compensated surrogacy. इसमें क्या होता है? surrogate जो mother होती है उसको medical other monetary benefits provide किए जाते हैं, insurance coverage दिया जाता है basically. इसलिए इसको womb for hire भी कहा जाता था. This was called as mother's womb for hire. हिंदी में इट वुड बी कॉल्ड किराए की कोख, ऐसा हिंदी में बोला जाता था, वूम फॉर हायर. दिस कैन आल्सो इंक्लूड द सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायोस फॉर सरोगेसी. देन देयर इज अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी. इसमें क्या होता है? सरोगेट मदर को कुछ भी पेमेंट नहीं मिलती, कोई मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, नथिंग. लेकिन बिकॉज ऑफ क्लोज ट्रस्ट based relation, love, etc., they used to basically this was performed by close friend or family member. That is altruistic surrogacy. नाउ सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में पास हुआ. ये जो नया कानून है, जो कंटेम्प्रेरी लॉ है, इसमें क्या बात की गई कि एलिजिबिलिटी बताई गई कि किसको कौन एलिजिबल है फॉर द सरोगेसी. सो वुमन हु इज ए विडो और डिवोर्सी, विडो and divorcee between the age of 35 to 45, or a couple defined as a legally married woman and man can avail of surrogacy if they have a medical condition necessitating this option. 35 to 45 years एज होनी चाहिए महिला की, इधर वो डिवोर्सी है या विडो है या फिर बेसिकली कपल है, लीगली मैरिड है बट मेडिकल कंडीशन है. अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ओनली अलाउड है, कोई भी मनी एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे, और जेनेटिकली रिलेटेड बेसिकली मदर होगी टू दोज सीकिंग ए चाइल्ड, ये होना चाहिए कोई रिलेटिव. कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैन कर दी गई है, जेल टर्म है 10 इयर्स एंड फाइन अप टू 10 लाख. यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है. जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, बेसिकली बात कही जा रही है कि अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी इज ओनली अलाउड. सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे आर फ्रेमिंग कि ये किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए. और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेदर द राइट ऑफ एन इंटेंडिंग कपल टू अवेल सरोगेसी बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोस कपल्स हु डू नॉट हैव ए सर्वाइविंग चाइल्ड. देयर इज ए सेक्शन इन द लॉ जिसमें कहा जा रहा है कि सर्वाइविंग चाइल्ड ना हो, तो उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. जो प्रोहिबिशन है कमर्शियल सरोगेसी का अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, उसमें सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये बात कोर्ट के अंदर पूछी जा रही है. whether the right to of a couple to avail surrogacy, इसमें जो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, एज दी जा रही है, क्या ये अलाउड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा जुलाई के बाद. रेगुलेशन सरोगेसी क्लिनिक्स की इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो सरोगेसी क्लिनिक्स हैं उनका रेगुलेशन इसमें बताया गया है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डेजिग्नेट की गई है, गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या किया जाएगा, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सारी बातें इसके अंदर
कही गई। क्या मेडिकल प्रोसीजर्स होंगे, राइट क्या होगा सरोगेट मदर का, ये सब कुछ रेगुलेशन जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो डिटरमाइन करेगी। सरोगेट मदर्स का प्रोटेक्शन की बात की गई है, लॉ में प्रोटेक्शन की बात की गई है, इंश्योरेंस कवरेज, मेडिकल केयर, सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, दिस इज फॉर एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, ये प्रोवाइड किया जाएगा। राइट्स भी बताए गए हैं कि क्या राइट होगा, right to refuse to abort a child, अगर वो basically embryo is there developing inside her, she can refuse to abort the child, and right to maternity leave also। नॉन compliance के लिए पेनाल्टी भी है जो फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट के साथ होगी, तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे स्ट्रिक्टली इस इशू को डील किया गया है। Now, the second law which is under consideration in Supreme Court of India is Assisted Reproductive Technology Act, ART Act 2021। इसमें जो मेडिकल साइंस वाला एस्पेक्ट है वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सारी टेक्निक्स दोज दैट सीक टू ऑब्टेन अ प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म बेसिकली ऑफ द ऑक्टाइड इमेच्योर जो एक्सेल होती है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, उसको ट्रांसफर करना एम्ब्रायो तक इनटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन, ये सब कुछ कवर इसमें होता है। एग्जांपल ज़्यादा इजी होगा समझना हमारे लिए, स्पर्म डोनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेस्टेशनल सरोगेसी एक्सेट्रा। इसके जो रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट है, जो की एस्पेक्ट है लॉ के, वो इंपॉर्टेंट हमारे समझना। रेगुलेशन ऑफ एआरटी क्लिनिक्स एंड बैंक्स, इसमें बात की गई है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल रजिस्ट्री है बैंक्स की, क्लिनिक्स ऑफ इंडिया, उसमें रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा इट विल एक्ट एज सेंट्रल डेटाबेस, एक्ट एज ए सेंट्रल डेटाबेस ऑल्सो, जिसमें सारे क्लिनिक्स का डिटेल होगा, बैंक का डिटेल होगा। जो जेनेटिक कंडीशन डोनेशन और सप्लाई की कंडीशंस हैं वो भी बताई गई हैं, कलेक्शन कैसे होगा, सीमेन का डोनर्स कौन से होंगे, प्रोविजन क्या होगा, ये सब कुछ एआरटी बैंक में जो रजिस्टर्ड होगा उसमें बेसिकली उनके द्वारा किया जाएगा। एज भी बताई गई है, मेल्स की 21 to 55 ईयर्स ऑफ एज और फीमेल्स की 23 to 35 ईयर्स ऑफ एज। ये भी अंडर कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। जो डोनर है इट शुड बी मैरिड वुमन हैविंग एटलीस्ट वन अलाइव चाइल्ड ऑफ हर ओन, ये वाला भी प्रोविजन कोर्ट के अंदर कंसिडरेशन में है। वुमन कैन डोनेट only once in her life, not more than 7 can be retrieved from her। बेसिकली अगर 6 कैन फेल, दैट इज गिवन, 7 दिया गया है ऑप्शन, लेकिन they can donate only once in her life। A bank cannot supply the gamete of a single donor to more than one couple seeking services। कंडीशंस हैं याटी सर्विसेज की, रिटर्न कंसेंट आपके लिए बहुत जरूरी है डोनर की, और जो पार्टीज हैं, पार्टी सीकिंग एआरटी सर्विसेज विल रिक्वायर टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज देना पड़ेगा, लॉस डैमेज डेथ का। क्लिनिक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑफरिंग टू प्रोवाइड अ चाइल्ड ऑफ प्री डिटरमिन्ड सेक्स, दिस इज ऑलरेडी अनलॉफुल इन इंडिया। इंडिया में सेक्स रेशियो इसलिए डिक्लाइन हो रहा था बिकॉज पीपल वेर किलिंग, बेसिकली किलिंग unborn female children। The act also requires checking for genetic diseases before embryo implantation, that is also important, कोई genetic diseases वगैरह तो नहीं है। राइट्स जो है चाइल्ड के वो भी बताए गए हैं, चाइल्ड बोर्न थ्रू एआरटी विल बी डीम्ड टू बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द कपल, कमीशन कपल का, एंड विल बी एंटाइटल्ड टू राइट्स एंड प्रिविलेजेस। डोनर विल नॉट हैव एनी पेरेंटल राइट ओवर द चाइल्ड। ऐसा भी होता था पहले कि सरोगेसी हुई इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, बाद में दे गॉट सम इश्यूज द चाइल्ड एंड द parents, the commissioning couple will simply abandon the child and will leave India। नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज भी हैं, बोर्ड्स भी हैं। तो एक्ट प्रोवाइड्स दैट नेशनल स्टेट बोर्ड्स फॉर सरोगेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जाएंगी अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, दे विल आल्सो एक्ट एज अ नेशनल स्टेट बोर्ड रेस्पेक्टिवली फॉर द रेगुलेशन ऑफ एआरटी सर्विसेज। सो बोथ द लॉज आर इंटरट्वाइंड एज वेल। हालांकि सरकार कोर्ट के अंदर कह रही है कि दोनों लॉज को सेपरेटली डील करना चाहिए कोर्ट को, दे कैन नॉट, दे आर डिफरेंट लॉज एंड दे शुड नॉट बी क्लब्ड अलोंगसाइड वन अनदर। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और सेट ऑफ लॉज बोथ एआरटी एंड सरोगेसी। सो ये एथिक्स के लिए जीएस पेपर 4 का भी एक टॉपिक है, जीएस पेपर 2 का तो ऑलरेडी टॉपिक है क्योंकि लॉ यहाँ इन्वॉल्व है, और जीएस पेपर 4 का भी ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेशनल फ्यूजन रिएक्टर basically we are discussing। So national fusion reactor basically we are discussing। So this is the prelims based topic, so national fusion reactors a step closer to being economically viable after scientific breakthrough। यहाँ पे बात की जा रही है जो एक्सपेरिमेंट्स है चाइनीज रिसर्चर्स की, दे हैव ओवरकम टू ऑफ द मेन चैलेंजेस विद मेकिंग फ्यूजन एनर्जी इकोनॉमिकली वाइबल। तो एक टॉमहॉक रिएक्टर है, ये आईटीईआर करके एक प्रोजेक्ट है जो साउथ ऑफ फ्रांस चलाया जा रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसमें इंडिया भी है, इसमें बेसिकली जो मेजर
टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेज है वर्ल्ड के, जिसमें चाइना है, यूरोप है, जापान है, इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें बात की जा रही है फ्यूजन रिएक्टर्स की। अभी तक हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम देखते हैं, सुनते हो, पढ़ते हैं, जैसे इंडिया में है, ये बेसिकली फिजन डिवाइसेस होते हैं, फिजन रिएक्टर्स होते हैं। तो फ्यूजन में होता ये है कि दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात है कि जो एटम है उसके जो सब पार्टिकल्स हैं दे यूनाइट टुगेदर, दैट इज फ्यूजन। जो सन में हमारा सोलर सिस्टम का जो सन है उसमें ये रिएक्शन होता है। फिजन जिसको हिंदी में नाभिकीय विखंडन कहते हैं, फ्यूजन इज नाभिकीय संलयन है, दैट इज द हिंदी वर्ड फॉर दैट। तो फ्यूजन के ऊपर काम चल रहा है, दिस इज द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन रिएक्टर्स। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे ये वही टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से हमारा सूर्य, हमारा सन जो सोलर सिस्टम का है, दैट इज गिविंग एनर्जी टू अस, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो दुनिया भर में जो एनर्जी का इशू है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो सकता है। इसमें बात कही जा रही है कि साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ डेंसिटी ग्रेडियंट व्हिच अलाउड प्लाज्मा टू रीच अ डेंसिटी हाई इनफ फॉर कमर्शियल गोल्स। तो ये आईटीआर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, टॉमहॉक जो रिएक्टर है, इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है, सारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो बैकअप है इन कंट्रीज का वो इसमें इन्वॉल्व है। इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव वे टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी यूजिंग टोमोहॉक रिएक्टर्स में मैग्नेटिक एक इंपॉर्टेंट सब सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ये किया जाता है। डोंट बी वरिड, ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है जिसमें जो हमारा इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव है दैट विल फेल सिंपली एंड अ न्यू सन विल बी क्रिएटेड लाइक इन मेनी साई-फाई मूवीज यू माइट हैव सीन। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई डॉक्टर ऑक्टोपस इसमें क्रिएट नहीं होगा। विद अ न्यू ऑपरेटिंग मेथड डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके ऊपर 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा गया था। तो ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो इसके ऊपर भी आप नजर बनाए रखें, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। दूसरा जो टॉपिक है प्रीलिम्स का वो है पर्टिकुलेट मैटर 2.5। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ये 2.5 इसका साइज है। तो पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलर मैटर 10, इसके अलावा नाइट्रस की अगर हम बात करें, ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे, या कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये बहुत ही सीरियस पोल्यूटेंट है एयर के अंदर। इसमें बात कही जा रही है कि ड्रॉप देखा गया, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बात कह रही है बिटवीन 2018 और 2023। अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देखें, यूट्यूब में भी देख सकते हो, लेक्चर अवेलेबल है, एयर पोल्यूशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था एनसीएपी को, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसमें बात की गई थी कि पीएम 2.5 और 10 का जो लेवल है वो 40% हम कम कर देंगे कंपेयर टू 2017 बाई 2026। ये डिक्लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हियरिंग चल रही थी एनजीटी के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर, उसमें बात कही गई। और इसमें जो रीजन एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कि बेसिकली जो गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स हैं उनकी वजह से भी हुआ है, और लोगों के कॉन्शियसनेस की वजह से भी हुआ है, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन अ मैनर विच इज बेनिफिशियल फॉर दिस menace that we are facing when it comes to air pollution। तो ये बहुत ही सीरियस एक इशू है एयर पोल्यूशन का। इट रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए पर्सन, इट इज ए सीरियस थिंग फॉर हेल्थ कॉस्ट एज वेल। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, उनको और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज और बीमारियां हैं, आपको अस्थमा है, ब्रोंचाइटिस है, टीबी है, तो और भी इससे सिचुएशन खराब हो जाती है। वल्नरेबल ग्रुप्स में चिल्ड्रन आते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स आते हैं, एल्डरली आते हैं, ट्रैफिक पुलिस गाइस, दे आल्सो सफर डिस्प्रपोर्शनेटली फ्रॉम इट। तो जो रिडक्शन है दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर हमेशा न्यूज में होता है एयर पोल्यूशन को लेके, पर्टिकुलरली अराउंड दीपावली जब क्रैकर्स की बात की जाती है। पोल्यूशन कहाँ से होता है, सोर्सेज क्या है उसके, उसमें सोर्सेज में इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, व्हीकलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल जो इश्यूज होते हैं, और जो हाउस होल्ड्स हमारे कोल वगैरह या बायोमास यूज करते हैं फॉर हीटिंग पर्पसेस। दीज आर द मोस्टली इंपॉर्टेंट सोर्सेज। और यहाँ पे जो रिडक्शन है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वी शुड बी टारगेटिंग बाई 2026 से उसके पहले और इसको रिड्यूस किया जाए, ताकि हमारी जो एयर है वो क्लीन हो। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है हमारी सिटीज के लिए पर्टिकुलरली, जो कि हमारी लाइफ ब्लड है, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी मैक्सिमम वहीं से आ रही है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है। तो डब्ल्यू की रिपोर्ट ऑलरेडी कहती है कि टॉप 20 में 14 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है दुनिया की वो ऑलरेडी इंडिया में। सो ए लॉट ऑफ हैज टू बी डन, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड स्टेप। That's all today's class. I hope all of you enjoyed it. You can join me on Telegram. Please subscribe to the channel.
I'll meet you again tomorrow. Thank you for giving your time.